नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एके कैंपस पे। दोस्तों, कल हम राठौड़ राजवंश पढ़ रहे थे। उसमें हमने आखिरी शासक किया था मालदेव। अब मालदेव से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मालदेव के दरबार में विद्वान भी उपस्थित थे। तो पहले विद्वान थे ईसरदास। ईसरदास ने हाला झालारी कुंडलियों की रचना करी थी। हाला झालारी कुंडलियां ग्रंथ की रचना की थी, और साथ ही साथ एक और ग्रंथ की रचना की थी, हरि रस। ईसरदास के साथ में एक और विद्वान थे आसनाथ जी नहीं, आसानाथ जी। इनके ग्रंथ जो था उमा दे भटियाणीरी कविता, उमा दे भटियाणीरी कविता। दोस्तों, यह ईसरदास और आसनाथ जी मालदेव के दरबार में विद्वान उपस्थित थे, और साथ ही साथ में मालदेव ने 4 दुर्गों का निर्माण भी करवाया था। दुर्गों का निर्माण, इसमें मेड़ता का दुर्ग, पोकरण का दुर्ग, एक रिया का दुर्ग। रिया कहाँ स्थित है? नागौर में। मेड़ता का दुर्ग, पोकरण का दुर्ग, रिया का दुर्ग और सोजत का दुर्ग। तो इन 4 दुर्गों का मालदेव ने निर्माण भी करवाया था। अब दोस्तों, मालदेव के 3 पुत्र थे, प्रमुख 3 पुत्र थे, राम, उदय सिंह और चंद्रसेन। अब राम और उदय सिंह जो थे, यह बड़े बेटे थे और चंद्रसेन छोटे बेटे थे। और चंद्रसेन की जो माता जी थी स्वरूप देवी, वो मालदेव को बड़ी प्रिय थी। तो इसलिए मालदेव क्या करते हैं, अपने बड़े बेटों को छोड़कर अपने छोटे बेटे चंद्रसेन को क्या बना देते हैं, मारवाड़ का शासक बना देते हैं। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपने चंद्रसेन। चंद्रसेन शासक बने थे मालदेव के बाद 1562 में, और 1581 ईस्वी तक यह मारवाड़ के शासक रहते हैं। अब दोस्तों, चंद्रसेन जो थे, इनके नाम के साथ में एक उपाधि जोड़ी जाती है। इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। दोस्तों, चंद्रसेन जो थे, इनके पिता थे मालदेव, और माता कौन थे? स्वरूप देवी। अब दोस्तों, चंद्रसेन को कुछ उपाधियां दी जाती है। जैसे मारवाड़ का प्रताप। दोस्तों, जो चंद्रसेन थे और महाराणा प्रताप थे, यह दोनों अकबर की आंख के कांटे थे। इन्होंने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। जैसे हमने महाराणा प्रताप को देखा था, महाराणा प्रताप के संघर्षों को जाना था और उनके स्वाभिमान को समझा था, उसी प्रकार चंद्रसेन जो थे, यह भी एक स्वाभिमानी शासक थे। इन्होंने हमेशा अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी और कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसीलिए इन्हें उपाधि दी जाती है कि मारवाड़ का प्रताप। अब दोस्तों, आपको एक बात याद होगी कि मैंने आपको ये बताया था कि महाराणा प्रताप का जो राज तिलक हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में, उसके अंदर चंद्रसेन भी शामिल हुए थे। ठीक है दोस्तों, महाराणा प्रताप का जो राज तिलक हुआ था, वो हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में, और उस समारोह के अंदर कौन शामिल हुए थे? चंद्रसेन। इसलिए चंद्रसेन जो थे, इनको एक और नाम दिया जाता है
प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी मतलब प्रताप ने जो रास्ता अपनाया था स्वाभिमान का, स्वतंत्रता का, वो रास्ता उनसे पहले किसने अपनाया था? चंद्रसेन ने। मतलब चंद्रसेन ने भी कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, ऐसा प्रताप ने भी किया। और साथ में इनको प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहते हैं, प्रताप का पथ प्रदर्शक। दोस्तों इनको एक और उपाधि दी जाती है भूला बिसरा राजा, भूला बिसरा राजा। अब ये भूला बिसरा राजा कहने का मतलब ये है कि यह जो है इतिहास में एक बहुत स्वाभिमानी शासक रहे और अपनी स्वतंत्रता बनाने के लिए इन्होंने कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन इनका इतिहास में वर्णन बहुत ज़्यादा नहीं है। या कह सकते हैं कि राजस्थान के इतिहास में जो चंद्रसेन का महत्व होना चाहिए था वो इन्हें कभी महत्व नहीं दिया गया, इसलिए इन्हें भूला बिसरा राजा भी कहते हैं। अब इसका कारण यह था कि दोस्तों एक राजा जो होता है वो अपनी रणनीति और अपना शासन दुर्ग से चलाता, जबकि चंद्रसेन ने अपनी रणनीति और अपना शासन जो चलाया था वो जंगलों और पहाड़ों से चलाया था। तो वास्तव में यह मारवाड़ के शासक थे, लेकिन यह मारवाड़ के कभी किलों में नहीं रहे। दोस्तों चंद्रसेन का जो ज़्यादातर जीवन था, ज़्यादातर जीवन शासक के रूप में यह कभी भद्राजुन जाते थे, कभी सिवाना चले जाते थे, कभी सारण और इनकी पहाड़ियों में। तो इनका जो इतिहास में महत्व आना चाहिए था, राजा जब घर में बैठा होता है तो अपना गुणगान करवाने के लिए ग्रंथों की रचना करवाता है, प्रशस्तियों की रचना करवाता है, लेकिन जब राजा अगर अपने घर में ही नहीं होगा तो कोई चीज़ अपनी नहीं करवा पाएगा। इसीलिए दोस्तों इतिहास में इनको ज़्यादा महत्व नहीं मिला, इसीलिए इनका नाम भी पड़ा भूला बिसरा राजा। अब दोस्तों इनका जो अकबर से संघर्ष हुआ, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण वही है कि इनका जो अकबर के साथ में संघर्ष हुआ वो देखते हैं कैसे हुआ। चंद्रसेन का अकबर से विरोध। अब दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया था कि चंद्रसेन मालदेव की पत्नी स्वरूपदेव के पुत्र थे, तो इन्होंने मालदेव ने अपने बड़े पुत्रों को छोड़ के अपने छोटे बेटे को शासक बना दिया। तो इससे क्या हुआ, राम सिंह और उदय सिंह वो हो गए गुस्सा, वो गुस्सा होके कहाँ चले गए, अकबर के पास। अब अकबर जो था वो साम्राज्यवादी शासक था, उसे तो क्या है मौके चाहिए थे अपना राज्य विस्तार करने के लिए। तो जो मौका उसे चाहिए था जोधपुर पे हमला करने का वो उससे राम और उदय सिंह ने दे दिया। तो अकबर 1564 ईस्वी में, अकबर 1564 ईस्वी में जोधपुर पर आक्रमण कर देता है। अकबर का आक्रमण। अब अकबर के आक्रमण में इसका सेना नायक कौन था, हुसैन कुली खां। अकबर ने 1564 ईस्वी में जोधपुर पर आक्रमण कर दिया। उस समय इसका सेना नायक कौन था, हुसैन कुली खां। अब जब अकबर का आक्रमण हुआ तो चंद्रसेन जो था यह जोधपुर छोड़ के कहां चला गया, भादरा जुन की पहाड़ियों में। जब अकबर ने जोधपुर पर आक्रमण किया तो जो चंद्रसेन था यह कहां चला जाता है, भादराजुन की पहाड़ियों में। दोस्तों भादराजुन जो है यह कहां स्थित है, जालोर जिले में स्थित है और ये एक पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पे एक किले का निर्माण भी किया गया है जिसे भादराजुन का दुर्ग कहते हैं। तो चंद्रसेन क्या है, इन पहाड़ियों में जाके शरण लेता। दोस्तों अकबर जो था यह लगातार
चंद्रसेन के पीछे अपने सैनिकों को भेजता रहता था। इसीलिए अपनी सुरक्षा और सुनिश्चित करने के लिए चंद्रसेन जो थे यह 1571 ईस्वी में 1571 ईस्वी में चंद्रसेन जो थे वह भद्राजुन से सिवाना चले जाते हैं। भद्राजुन से कहाँ चले जाते हैं? सिवाना। अब दोस्तों मैंने सिवाना के बारे में आपको पहले भी बताया है। सिवाना में एक दुर्ग है। सिवाना स्थित कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में। अब सिवाना के अंदर एक दुर्ग है। इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन शरण स्थली। सिवाना दुर्ग को क्या कहते हैं? मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन शरण स्थली। दोस्तों मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जब शेरशाह सूरी जोधपुर पर आक्रमण करता है तो मालदेव जो थे वो कहाँ शरण लेते हैं? सिवाना दुर्ग में। अब चंद्रसेन भी कहाँ पे शरण लिए हुए हैं? सिवाना दुर्ग में। तो मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन शरण स्थली कौन सी है? सिवाना दुर्ग। अब सिवाना दुर्ग जो था यह एक गिरी दुर्ग था और इस पर पहुंचने का जो रास्ता था वो बहुत ही दुर्गम था। अब दोस्तों होता क्या है कि 1572 ईस्वी में जो जोधपुर था, जोधपुर का किला अकबर जो है वह राय सिंह को सौंप देता है। जोधपुर का किला मेहरानगढ़ राय सिंह को दे दिया जाता है। राय सिंह जो है वह है बीकानेर का शासक था। बीकानेर का शासक। अब दोस्तों अकबर जो था वो बड़ा चतुर था। अकबर ने बहुत ही चतुराई से राजपूत शासकों के आपस में लड़ाई करने का बहुत अच्छा इंतजाम किया था। दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया था कि मालदेव ने एक कूटनीतिक गलती की थी। उसने क्या किया था कि बीकानेर पर हमला कर दिया था। आपको पहले मैंने बताया था पहोबा साहेबा का युद्ध जो 1541 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मालदेव ने किस पे हमला कर दिया था? बीकानेर में। और इस युद्ध को मालदेव ने जीत लिया था। लेकिन इस युद्ध के अंदर जो बीकानेर का शासक था राव जैत सिंह वह मारा गया था। तो इस जगह पे दोस्तों मारवाड़ और बीकानेर के मध्य एक दुश्मनी का बीज बो दिया गया था। अब यह दुश्मनी का बीज को पानी देने का काम कौन कर रहा है? अकबर। कैसे? राय सिंह को जोधपुर का किला सौंप कर। अब जो नफरत का बीज बोया गया था पाहेबा साहेबा के युद्ध के बाद में, उसको अब अकबर जो क्या है और ज्यादा महत्व दे रहा है। क्यों? क्योंकि अब राय सिंह जो है अपना बदला ले रहा है, फिर जोधपुर वाले जो होंगे वो अपना बदला लेंगे। तो ऐसे राजपूत शासक क्या है आपस में लड़ेंगे और इससे मजबूत कौन होगा? अकबर। तो अकबर की नीति आपको समझ में आती है। तो इसीलिए अकबर ने 1572 ईस्वी में राय सिंह को जोधपुर का किला सौंप दिया था। अब अकबर जो था यह चंद्रसेन के पीछे एक और अभियान भेजता है 1573 ईस्वी में। इस बार शाह कुली खां और राय सिंह, बीकानेर का शासक राय सिंह, इनके नेतृत्व में एक सेना को भेजता है सिवाना दुर्ग में। अब यह यहाँ हमला करते हैं और इनको भी अब शाह कुली खां की सेना जो होती है यह सिवाना दुर्ग के पास में जाके चंद्रसेन की सेना के साथ में युद्ध करती है। लेकिन जो चंद्रसेन था वह इस समय छापामार युद्ध पद्धति के द्वारा क्या करता है कि मुगल सेना को
जगह जगह पर क्या है, चोट करता रहता है, या मुगल सेना को जगह जगह पर आते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और चले जाते हैं। तो इस कारण शाह कुली खां का जो अभियान था यह भी सफल नहीं हो पाया था। अब इस पर अकबर जो था वो बहुत क्रोधित होता है, फिर एक नया अभियान भेजता है 1575 ईस्वी में। 1575 ईस्वी में एक नया अभियान भेजता है। 1575 ईस्वी में अकबर जो है जलाल खां, अकबर जो है जलाल खां के नेतृत्व में एक और बड़ी सेना भेजता है सिवाना दुर्ग की तरफ। अब इस समय दोस्तों चंद्रसेन जो होते हैं यह वापस छापामार पत्ती युद्ध के द्वारा अकबर की सेना से लोहा लेते हैं, और इस बीच इन्हें मौका मिलता है कि यह जलाल खां की हत्या कर देते हैं। इसमें जलाल खां क्या होता है, मारा जाता है। अब जलाल खां जब मारा जाता है तो अकबर को और ज़्यादा क्रोध आ जाता है, अकबर को और ज़्यादा क्रोध आ जाता है, और वह 1578 ईस्वी में 1578 ईस्वी में अपने सबसे विश्वास पात्र शहबाज खां को भेजता है। 1578 ईस्वी में शहबाज खान को भेजता है। अब दोस्तों ये शहबाज खां वही है जिसने कुंभलगढ़ के दुर्ग पर 3 बार हमला किया था। आपको याद है महाराणा प्रताप के जो 3 युद्ध अपन ने पढ़े थे, हल्दी घाटी का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध और दिवेर का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था जो 1578 ईस्वी में। लेकिन उससे पहले शहबाज खान ने 3 बार, उससे पहले शहबाज खान ने 3 बार कुंभलगढ़ के दुर्ग पे हमला किया था, 1576 में, 1577 में और 1578 में, और उसे 1578 में जाके विजय मिली। दोस्तों शहबाज खान जब 1578 ईस्वी में सिवाना दुर्ग पर हमला करता है तो यह यहाँ पर इस बार क्या कर लेता है, सिवाना दुर्ग पर कब्जा कर लेता है, सिवाना दुर्ग पर अपना अधिकार कर लेता है। जब सिवाना दुर्ग पर अकबर का अधिकार हो जाता है तो अपने चंद्रसेन जो थे, चंद्रसेन अब कहाँ चले जाते हैं, सारण की पहाड़ियों में, सारण की पहाड़ियों में। सारण की पहाड़ियां कहाँ स्थित है दोस्तों, पाली जिले में। अब वहां पर दोस्तों जाने के बाद में वही छापामार युद्धपत्ति के द्वारा अकबर की सेना पर जगह जगह पर ये हमला करते थे। और अपना जो स्थान होता है सारण की पहाड़ियों में एक गांव स्थित है सीचियाय, सीचियाय गांव पर जाके अपना यह डेरा बसा लेते हैं चंद्रसेन। अब दोस्तों सीचियाय गांव ही जो था इनका आखिरी डेरा भी बन जाता है। यहाँ पर 11 जनवरी 1581 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है इसी गांव में। सीचियाय गांव में चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है 1581 ईस्वी में। तो दोस्तों जो चंद्रसेन का अकबर का विरोध था ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अकबर 1564 ईस्वी में हमला करता है, कहाँ पर, जोधपुर पर, और उस समय इसके साथ में इसका सेना नायक कौन होता है अकबर का, हुसैन कुली खां। अब इस वजह से जो चंद्रसेन होता है ये कहाँ चला जाता है, भद्राजुन की पहाड़ियों में। फिर इसके बाद में 1571 ईस्वी में चंद्रसेन अपनी स्थिति को, अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भद्राजुन से कहाँ चले जाते हैं, सिवाना में। सिवाना क्या है, मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन शरण स्थली। इसके बाद 1572 ईस्वी में मैंने बताया था कि 1572 ईस्वी में राय सिंह को, अकबर ने राय सिंह को जोधपुर किले का सरदार बना दिया था। फिर अपन आते हैं 1573 ईस्वी में। अब 1573 ईस्वी जो था इसमें अकबर शाह कुली खां के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजता है सिवाना दुर्ग की तरफ, लेकिन यह अभियान भी सफल नहीं हो पाता। फिर 1575 ईस्वी में एक और अभियान जाता है जलाल खां की नेतृत्व में, यह अभियान भी क्या हो जाता है, असफल। लेकिन इस अभियान में जलाल खां को चंद्रसेन मार देता है, जलाल खां को चंद्रसेन मार देता है। इसके बाद अकबर फिर 1578 ईस्वी में एक और सैन्य अभियान भेजता है जिसमें शहबाज खान जो है वो सिवाना के दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद अपने
चंद्रसेन जो है वो सारण की पहाड़ियों में शरण लेते हैं, वहाँ सिचियाँ गांव में इनकी 1581 में मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगाया गया था, नागौर दरबार अकबर ने 1570 ईस्वी में राजपुताना के शासकों का मन टटोलने के लिए नागौर दरबार लगाया था। इस नागौर दरबार के अंदर अकबर यह देखना चाहता था कि कौन शासक, कौन राजपूत शासक उसके साथ है, कौन उसके विरोध में। तो इस दरबार में चंद्रसेन भी उपस्थित हुए थे, इस दरबार में चंद्रसेन भी उपस्थित हुए थे। लेकिन जब चंद्रसेन ने देखा कि अकबर उनके भाई राम और उदय सिंह से बड़ा स्नेह दिखा रहे हैं, चंद्रसेन ने देखा कि अकबर राम और उदय सिंह जो चंद्रसेन के बड़े भाई थे उनके प्रति क्या है, विशेष स्नेह रख रहा है। तो इस बात से चंद्रसेन समझ गए कि अकबर की मंशा ठीक नहीं है और वह नागौर दरबार छोड़ के वहीं उसी समय वापस आ जाते। उसके बाद उन्होंने कभी भी अकबर के सामने अपना सर नहीं झुकाया, कभी उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की और जीवन पर्यंत वह जंगलों पहाड़ों पे घूमते रहे। अब दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि 1581 ईस्वी में जब चंद्रसेन की मृत्यु हो गई तो अकबर ने 1581 ईस्वी से 1584 ईस्वी तक अकबर ने जोधपुर को खालसा प्रदेश घोषित कर दिया था। अकबर ने 1581 से 1584 ईस्वी के मध्य जोधपुर को खालसा प्रदेश घोषित कर दिया था। अभी खालसा प्रदेश क्या होता है? खालसा प्रदेश का मतलब जोधपुर की सत्ता सीधी की सीधी केंद्र या अकबर के हाथों में आ गई। ठीक है। अब दोस्तों ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। जब किसी राज्य की सरकार गिर जाती है और उसका शासन चलाने में दिक्कत आती है तो केंद्र सरकार क्या करती है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देती है। तो अकबर ने 1581 से 1584 के मध्य जोधपुर में क्या किया, खालसा प्रदेश या केंद्र का अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर अपना चंद्रसेन होता है पूरा। अब चंद्रसेन के बाद में अगला शासक आएगा मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह यह मारवाड़ की गद्दी पर कब बैठा था, 1583 ईस्वी में। अब दोस्तों इससे पहले अपन ने राव चंद्रसेन के बारे में जाना। राव चंद्रसेन ने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन यह मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का पहला शासक था जो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। मुगलों की अधीनता, मारवाड़ का प्रथम शासक। ठीक है। और इसने सबसे पहले मुगलों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। अपनी पुत्री, वैवाहिक संबंध, अपनी पुत्री, इनकी पुत्री का नाम क्या था, जोधाबाई या जगत गुसाई, जगत गुसाई या इनको भानुमति भी कहते थे, इनको भानुमति भी कहते थे। क्योंकि यह राजकुमारी जोधपुर की थी इसलिए नाम पड़ा था इनका जोधाबाई। और जगत गुसाई या भानुमति, इसका विवाह किसके साथ में हुआ था, अकबर के बेटे या शहजादा सलीम के साथ में। अकबर के बेटे सलीम के साथ में, जिसका प्यार से नाम क्या था, सलीम।
और जहांगीर, जहांगीर और सलीम एक ही है। इन दोनों का विवाह हुआ, इनसे जो संतान उत्पन्न हुई थी उसका नाम था खुर्रम, खुर्रम या शाहजहां। और यह अगला मुगल बादशाह बना जहांगीर के बाद। तो ये ध्यान रखना है, जोधाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? जहांगीर के साथ में। और इनकी संतान कौन हुई? खुर्रम, जो मुगल का अगला बादशाह बना था। अब यह विवाह हुआ था 1587 ईस्वी में। मारवाड़ का पहला शासक जिसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए वो भी कौन था? मोटा राजा उदय सिंह। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है, यह जहांगीर ने जोधाबाई को एक पद दिया था, जहांगीर ने जोधाबाई को एक पद दिया था, मल्लिका ए जहां, मल्लिका ए जहां। जब ये मुगल साम्राज्य की रानी बनी थी तब इनको क्या कहा गया था? मल्लिका ए जहां। सवाल पूछ लिया जाता है मल्लिका ए जहां कौन है? तो ये कौन है? जोधाबाई। जोधाबाई या जगत गोसाई। दोस्तों अकबर जोधा जो पिक्चर है वो क्या है? ऐतिहासिक रूप से सही नहीं। वहाँ जोधाबाई जो है वो बताई गई है भारमल की पुत्री, जबकि ऐसा हकीकत में नहीं है। हकीकत में यह है कि जोधाबाई जो है, जो जोधपुर की राजकुमारी थी, वो वास्तव में किसकी पुत्री है? मोटा राजा उदय सिंह की। और इसकी शादी किसके साथ में होती है? जहांगीर के साथ। तो वो जोधा अकबर पिक्चर से इसको मत देखना, ठीक है ना? वो अलग है, वो ऐतिहासिक स्तर पर वो सही नहीं है। वो पिक्चर है, वो पिक्चर खाली मनोरंजन के लिए बनाई जाती है। कोई भी इतिहास से जुड़ी हुई पिक्चर जो है वो सही नहीं होती, ये हमेशा ध्यान रखना। पिक्चर बनाई जाती है मनोरंजन के लिए, ठीक है? पिक्चर मनोरंजन के लिए बनाई जाती है, उसका सत्यता से कोई लेना देना नहीं होता। आप जब पिक्चर देखते हैं तो पहले वैधानिक चेतावनी पढ़ते हैं कि इस फिल्म के सभी चित्र या सभी पात्र काल्पनिक है, जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखना। जोधाबाई कहाँ की राजकुमारी थी? जोधपुर की। इनका विवाह किसके साथ हुआ था? जहांगीर के साथ। इनकी संतान कौन? खुर्रम। अब दोस्तों अब जब ये वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ तो मोटा राजा उदय सिंह को 1000 की मनसब मिली, 1000 की मनसब मिली। तो मुगलों में राठौड़ राजवंश में सबसे पहले जिसको मनसब मिली, मारवाड़ के कौन से शासक को सबसे पहले मनसब मिली थी? मोटा राजा उदय सिंह। अब ये मनसबदारी व्यवस्था जो है, मनसबदारी व्यवस्था यह क्या है दोस्तों? ये मनसबदारी व्यवस्था जो थी अकबर ने जागीरदारी व्यवस्था की जगह अपनाई थी। जागीरदार कैसे अपने सैनिक रखते थे, उसकी जगह पर अकबर ने मनसबदारी अपनाई थी। अब ये मनसब शब्द जो होता है इसका अर्थ होता है पद या श्रेणी। मनसब जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है पद या श्रेणी। अब जैसे 1000 की मनसब मिली तो इसे क्या है? दरबार के अंदर 1000 मनसबदारी का पद मिला, जिसमें इसको 1000 घुड़सवार जो है, 1000 घुड़सवार सैनिक जो है वो क्या है? अपने यहाँ पर रखना, ठीक है दोस्तों? यह सेना को संगठित करने का, सेना को संगठित करने की व्यवस्था थी मनसबदारी व्यवस्था, जिसके अंदर मनसब शब्द का अर्थ क्या है? पद या श्रेणी। यह है जैसे 1000 का मनसब है, 2000 का मनसब है, 3000 का मनसब है, तो यह व्यक्ति का औहदा बता रहा है। जितनी ज़्यादा मनसब उतना ज़्यादा उसका औहदा, या उतना ज़्यादा दरबार में उसका उतना ऊंचा स्थान था, ठीक है दोस्तों? अब दोस्तों उदय सिंह के बाद में अगला शासक बनता है सवाई राजा सूर सिंह, जो 1595 ईस्वी में 1619 ईस्वी तक, 1595 ईस्वी से 1619 ईस्वी तक शासक रहता है सवाई राजा सूर सिंह। अब दोस्तों यह है, इसको जो उपाधि मिली थी, ये सवाई राजा जो उपाधि दी थी, यह किसने दी थी? अकबर ने। 1604 में कहाँ पे दी थी? लाहौर में।
दोस्तों ये सवाई जो उपाधि है यह कछावा शासकों के साथ में जुड़ती थी। हमने यहाँ पर देखा था इन जोधपुर मारवाड़ के शासकों से पहले क्या उपाधि आती थी? राव। मेवाड़ के शासकों से पहले क्या आती थी? रावल या राणा या महाराणा, वो आती थी। जबकि कछावा शासकों से पहले क्या आती है? सवाई। ये उपाधियां होती है जो नाम से पहले जुड़ती है। तो एकमात्र सवाई राजा, मारवाड़ का एकमात्र सवाई राजा कौन है? सूर सिंह। और सूर सिंह को ये उपाधि किसने दी थी? अकबर ने। अब दोस्तों इसके बाद अगला शासक आता अपना गज से। गज से अगला शासक आता है दोस्तों दल थम्बन। दल थम्बन मतलब सेना को रोकने वाला शासक। कौन? गज से। अब हाथी का नाम सुनते ही या हाथी को देखते ही हर व्यक्ति क्या हो जाता है? ठहर जाता है। तो ऐसे ही कौन था? दल थम्बन महाराजा गज सिंह। अब इनका जो राज्य अभिषेक हुआ था वो हुआ था बुरहानपुर में। कहाँ हुआ था? बुरहानपुर में। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। किसके द्वारा हुआ था? जहांगीर द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? जहांगीर द्वारा था। राज तिलक जो हुआ था वो हुआ था बुरहानपुर में। और किसने किया था? जहांगीर। अब जहांगीर ने इनको उपाधि दी थी यह दल थम्बन। थम्बन। और महाराजा की जो उपाधि थी वो भी किसके द्वारा दी गई थी? जहांगीर द्वारा ही। ठीक है दोस्तों, इनकी दो उपाधि दल थम्बन। दल थम्बन का मतलब फौज को रोकने वाला। फौज को रोकने वाला। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात आती है गज सिंह के साथ में। गज सिंह जो है यह मारवाड़ के भागीरथ कहलाते हैं। मारवाड़ के भागीरथ। मारवाड़ के भागीरथ क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन्होंने जल बचाओ अभियान, जल बचाओ अभियान की शुरुआत की थी। कहां पर? मारवाड़ में। अब दोस्तों भागीरथ कौन है? पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पे लाने वाला व्यक्ति कौन है? भागीरथ। तो जल संरक्षण के जुड़े हुए कार्य करने वाले व्यक्ति को उपाधि दे दी जाती है भागीरथ की। अब दोस्तों एक सवाल है, राजपूताने का भागीरथ कौन है या राजस्थान का भागीरथ कौन है? आपको बताऊं तो राठौड़ों का एक शासक है गंगा सिंह। बीकानेर के शासक गंगा सिंह, जो गंग नहर पंजाब से कहाँ लेके आए थे? राजस्थान में। जो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर है, इसका सपना देखने वाला व्यक्ति कौन था? गंगा सिंह। इसीलिए उन्हें राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। मारवाड़ का भागीरथ कौन है? गज सिंह। जल बचाओ अभियान की शुरुआत की थी। अब दोस्तों इनके दो पुत्र थे। इनके दो पुत्र थे। एक है अमर सिंह और दूसरा है जसवंत सिंह प्रथम। अब अमर सिंह जो था यह क्या है? थोड़ा विरोधी प्रवृत्ति का था। यह किसी की बात बहुत आसानी से सुनता नहीं था और मानता भी कम था और बहुत ज़्यादा गुस्सैल था। अब होने को तो ये बड़ा बेटा था, लेकिन इसके स्वभाव की वजह से गज सिंह ने इसे मारवाड़ का शासक नहीं बनाया, जबकि शासक इसे बनाया जसवंत सिंह। अपने छोटे बेटे को जसवंत सिंह को मारवाड़ की गद्दी सौंपी और अमर सिंह को भेज दिया नागौर।
अमर सिंह को कहाँ भेज दिया? नागौर का राजा बना दिया। अब दोस्तों अमर सिंह को पहले थोड़ा अपन देखते हैं। जसवंत सिंह को क्या है? जसवंत सिंह महत्वपूर्ण शासक है, इनको अभी देखेंगे। तो अमर सिंह जो थे नागौर के राजा बन जाते हैं। अब अमर सिंह के समय में एक राड़ हुई थी, मतीरे की राड़, बड़ी फेमस एक लड़ाई है। मतीरे की राड़ कब हुई थी? ये 1644 ईस्वी में। अब दोस्तों हुआ क्या था, नागौर और बीकानेर की सीमाओं पे, नागौर और बीकानेर की सीमाओं पे एक मतीरे की राड़ हुई। कैसे हुई? नागौर का एक किसान था जिसने क्या है, एक मतीरे की बेल लगाई थी। अब मतीरे की बेल जो है वो थोड़ी सी क्या है कि नटखट थी, जो कहाँ चली गई? बीकानेर राज्य के किसान के खेत में। यह जो है ये नागौर का किसान था, उसका खेत है, और यह किसका है? बीकानेर राज्य का किसान है, उसका खेत है। अब ये जो बेल है, बेल जो है, अब बेल का पता थोड़ी, बेल को थोड़ी पता होता ये किसका राज्य है, ये किसका राज्य है। ये लकीरें जो है, ये धरती पे लकीरें इंसान के खींची हुई है, प्रकृति के नहीं। ना जीव जंतु इन लकीरों को समझते हैं, ना पेड़ पौधे इन लकीरों को समझते हैं, और ना ही इन्हें हवा समझते। बस हम इंसान ही हैं जो इन लकीरों के पीछे क्या है, लड़ते रहते हैं। तो ये मतीरे की राड़ भी इसी का उदाहरण है। अब मतीरे की बेल लगी थी नागौर में, मतीरा हुआ बीकानेर में। अब निर्णय कैसे हो कि मतीरा किसका है, किसका है मतीरा, कैसे निर्णय करोगे आप? तो इसका निर्णय कैसे हुआ? दोनों ने पहले आपस में गुप्तम गुप्ती की, उसका कोई नतीजा नहीं आया। फिर सैनिकों को बताया, तो सैनिकों ने आपस में गुप्तम गुप्ती की, उनका भी कोई नतीजा नहीं आया। एक दूसरे को खूब मारा, खूब लड़ाई झगड़ा किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं आया। बात धीरे 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 अमर सिंह तक पहुंच गई। मतलब एक मतीरे की लड़ाई में शासक तक आ जाता है। तो अब बात कहां पहुंच जाती है? अमर सिंह और करण सिंह। बीकानेर का शासक कौन था? करण सिंह। अब इसके अंदर अंतिम विजय किसकी होती है? अमर सिंह की। मुगल बादशाहों के समझाने बुझाने से मामला शांत होता है और अमर सिंह जो होता है वो अंत में जीत जाते हैं। इन दोनों के मध्य युद्ध भी होता है, कई सैनिक मारे भी जाते हैं, लेकिन अंत में मामला सुलझ जाता है, जब तक मतीरा खराब भी हो जाता है। ठीक है, तो मतीरे की राड़ जो है यह 1644 ईस्वी में हुई थी, और किस किस के मध्य? अमर सिंह और कर्ण सिंह के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें विजय किसकी हुई थी? अमर सिंह की। अब दोस्तों अमर सिंह जो था यह बड़ा साहसी और वीर शासक था। इसके लिए अमर सिंह की ख्याल को आज भी मारवाड़ क्षेत्र के अंदर गा के सुनाया जाता है। तो ये बहुत वीर साहसी शासक था। इसके वीरता के किस्से क्या है, आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। तो दोस्तों अमर सिंह के बाद अब अपन आते हैं जसवंत सिंह प्रथम पर। जसवंत सिंह गज सिंह का छोटा बेटा था, और अगला मारवाड़ का शासक कौन बनता है? जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम 1638 से 1678 ईस्वी। तो अगले शासक आते हैं अपने महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। इनका जो राज तिलक हुआ वो हुआ था आगरा में। किसके द्वारा करवाया गया? शाहजहां द्वारा, शाहजहां द्वारा। अब शाहजहां ने इनको एक उपाधि दी थी महाराजा। जो महाराजा की उपाधि है ये किसके द्वारा दी गई थी? मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा। अब दोस्तों इनके काल के अंदर मुगल वंश में उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो जाती है। तो शाहजहां के पुत्र थे दारा शिकोह और औरंगजेब, इनके मध्य क्या होता है? खूनी संघर्ष होता है कि अगला मुगल बादशाह कौन बनेगा। दोस्तों जो मुगल वंश है
मुगल वंश की नींव रखने वाला व्यक्ति कौन था? बाबर। कब से कब तक शासक था? 1526 से 1530 तक। इसके बाद कौन बना शासक? हुमायूं। हुमायूं कब बना शासक? 1530 से लेकर 40 तक। अब 40 के बाद में एक बार फिर ये 1556 में फिर शासक बना। अब उस समय इसकी मृत्यु हो गई थी, तब बना अगला शासक अकबर। अकबर कब से कब तक बना? 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक। 1605 ईस्वी के बाद में अगला शासक बना जहांगीर। जहांगीर या शहजादा सलीम, यह कब शासक बना? 1605 से 1627 तक। अब इसके बाद जहांगीर के बाद में अपना खुर्रम, खुर्रम या शाहजहां, शाहजहां, शाहजहां कब बना? 1627 से 1658। तो 1658 के अंदर अपना खूनी संघर्ष चालू हो जाता है मुगल राजवंश में। और इसके अगला जो बनेगा वो बनेगा औरंगजेब। ये कब बना था? 1658 और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1607 ईस्वी। दोस्तों ये जो मुगल बादशाह हैं, यह वास्तव में बादशाह, इसके बाद तो मुगल वंश जो धीरे धीरे पतन की ओर चला गया था। तो यही वो काल था, ये कह सकते हैं कि मुगल वंश का स्वर्णिम काल था। औरंगजेब के बाद इनका धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाता है। यही 200 साल जो था इन्होंने वास्तव में हिंदुस्तान पर बड़े स्तर पे शासन किया था। तो अब दोस्तों सबसे पहले आते हैं युद्ध पे। पहला युद्ध है धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध यह कब हुआ था? 1658 ईस्वी। अब ये किस किस के मध्य हुआ था? अभी मैंने बताया था कि शाहजहां के पुत्र, उनके मध्य उत्तराधिकार को लेके युद्ध था। तो शाहजहां के पुत्र एक तो औरंगजेब और दूसरा कौन था? दारा शिको। अब दोस्तों जो शाहजहां था वह अपने बड़े बेटे दारा शिको को बादशाह बनाना चाहता था, लेकिन सबसे महत्वाकांक्षी कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब ने ही विद्रोह किया था और औरंगजेब ने ही बाद में सत्ता को हथियाया था। तो अब ये जो युद्ध हुआ था इसमें शाहजहां किसको समर्थन दे रहा था? दारा शिको को। तो शाहजहां ने दारा शिको की मदद के लिए किसे भेजा? जसवंत सिंह को। तो इस समय जसवंत सिंह जो थे वो किसकी मदद करते हैं? दारा शिको की। लेकिन युद्ध कौन जीत जाता है? अपना औरंगजेब। यह होता है विजय। अब इस युद्ध के अंदर विजय होने के बाद यह दोस्तों धर्मत का युद्ध हुआ कहाँ था? उज्जैन में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, MP, उज्जैन में। तो यहाँ यह जीतने के बाद में बहुत उत्साही हो जाता है और मुगल दिल्ली की तरफ बढ़ने लगता है। तो फिर एक अगला युद्ध होता है दोराई का युद्ध। दोराई का युद्ध यह जगह कहाँ आती है? अजमेर के निकट। यहाँ कब हुआ था? मार्च 1659, अगले वर्ष मार्च 1659 में यहाँ फिर युद्ध होता है। फिर युद्ध होता है दोनों के मध्य, औरंगजेब वर्सेस दारा शिको। अब दोस्तों चूंकि औरंगजेब महत्वाकांक्षी था, औरंगजेब वीर भी था और युद्ध नीति में भी यह बहुत कुशल था। तो दोस्तों अब संभावना यही थी कि औरंगजेब अगला मुगल बादशाह बनेगा। अब जसवंत सिंह जो थे इस युद्ध के अंदर किसी भी प्रकार से वो भाग नहीं लेते हैं या तटस्थ रहते हैं। अब दोस्तों यह जो थी यह मारवाड़ के शासकों में कूटनीति की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों हमने पहले देखा है कि राजपूती शासक अपनी वीरता को जब व्यक्त करता है तो वो जोश में होश का काम थोड़ा कम लेता था, लेकिन यहाँ जसवंत सिंह ने पूरा होश से काम लिया। उन्हें पता चला था कि औरंगजेब जो है यह ज़्यादा सक्षम है और यही जहाँ तक हो मुगल बादशाह बनने वाला। अब यह जो सूझबूझ इनको मिली थी यह किससे मिली थी? जय सिंह प्रथम या सवाई जय सिंह प्रथम।
कच्छावा, आमेर के शासक संवई जयसिंह। तो इन्होंने क्या है कि जसवंत सिंह को समझाया कि देखो भैया, दारा शिकोह में दम है नहीं, अगला शासक जो बनने वाला है औरंगजेब, तो अपना दोनों के युद्ध के मध्य अपनी टांग मत अड़ाओ, क्योंकि अगर औरंगजेब जीत गया और आपने उसका समर्थन किया तो आपका राजपाट भी चला जाएगा। तो जसवंत सिंह ने समझदारी दिखाई, कूटनीति का उपयोग किया और इन दोनों में से किसी का भी समर्थन नहीं किया। अब इन दोनों में युद्ध होता है, फिर कौन जीत जाता है? औरंगजेब, और इसे बंदी बना लिया जाता दारा शिकोह को, और इसे रखा जाता है कांकन बाड़ी के किले में। कांकनबाड़ी के किले में। अब ये कांकनबाड़ी का किला कहाँ स्थित है? सवाल ऐसा पूछ लिया जाए कि कांकनबाड़ी का किला कहाँ स्थित है, तो ये अलवर में स्थित है। और दारा शिकोह को बंदी बना के कहाँ रखा गया? कांकनबाड़ी के किले में, जो अलवर में स्थित है। तो दोस्तों, अब अगला मुगल बादशाह कौन बन रहा है? औरंगजेब। अब औरंगजेब ने जब देखा कि जसवंत सिंह पहले दारा शिकोह के साथ था, जसवंत सिंह पहले दारा शिकोह के साथ, तो कहीं ना कहीं औरंगजेब के मन में एक नफरत का भाव पैदा हो गया था। किसके लिए? जसवंत सिंह के लिए, क्योंकि जसवंत सिंह इसका साथ देने के बजाय किसके साथ थे? दारा शिकोह। अब दोस्तों, एक बात थी इस धर्मत के युद्ध के बाद में, एक रानी है, महारानी महामाया, महारानी महामाया। यह किसकी पत्नी थी? जसवंत सिंह प्रथम की पत्नी थी, उदयपुर रानी। अब हुआ क्या था, जब धर्मत का युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई और जसवंत सिंह जिस दल के साथ थे वो जीत नहीं पाया, तो यह युद्ध के बाद में जोधपुर पहुंचते हैं। लेकिन क्या होता है कि जोधपुर दुर्ग के द्वार जो है वो कर दिए जाते हैं बंद, जोधपुर दुर्ग के दरवाजे कर दिए जाते हैं बंद। अब राजा जो है वो किले के बाहर खड़ा है। क्यों खड़ा है? कि इनकी रानी महारानी महामाया यह क्या हो जाती है? गुस्सा हो जाती है। यह बोलती है कि एक वीर राजपूत योद्धा युद्ध से कभी हार के वापस नहीं आता, या तो वो जीत के आता है या वीर गति को प्राप्त हो जाता। तो यह महामाया जो है यह सती होने को तैयार हो जाती है, सती होने को तैयार हो जाती है और दुर्ग के द्वार कर देती है बंद। लेकिन फिर इन्हें समझाया जाता है कि परिस्थितियां कैसी है कैसी नहीं है, उसके हिसाब से निर्णय लिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर युद्ध जो है वीर गति ही प्राप्त की जाए। अभी मैंने जैसे बताया था, अब कूटनीति का उपयोग होने लगा राजपूती शासकों में, तो फिर इन्हें समझा बुझा के शांत किया जाता है और मेहरानगढ़ दुर्ग के द्वार खोले जाते हैं। जसवंत सिंह इसके अंदर आते हैं। तो दोस्तों, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ पूरा। अब औरंगजेब जो था यह कैसे न कैसे करके अपनी नफरत तो निकालेगा। तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह को उनके शासनकाल में हमेशा बाहर रखा। कभी दक्षिण भेज दिया, कभी अफगानिस्तान भेज दिया, कभी मालवा में भेज दिया। तो उनके पूरे जीवन काल में औरंगजेब ने इनसे बदला कैसे लिया? सीधा तो मना नहीं कर सकता, लेकिन बदला कैसे लूँगा? इनको कभी जोधपुर में टिकने नहीं दिया। हमेशा इनको कभी दक्षिण में मराठाओं से भिड़ने के लिए भेज दिया, कभी तुर्कों से भिड़ने के लिए अफगानिस्तान भेज दिया। इस प्रकार हमेशा इनको युद्धों में उलझाए रखा। दोस्तों, जसवंत सिंह जो थे इनका विद्यानुराग बहुत बड़ा था। इनके दरबार में बड़े से बड़े विद्वान रहते थे। अब मैंने आपको कई बार बताया मुणहोत नैणसी के बारे में, राजस्थान का अबुल फजल। अब राजस्थान का अबुल फजल किनके दरबारी कवि थे? जसवंत सिंह प्रथम के। तो इनके दरबार के अंदर जो रत्न थे वो सबसे पहले मुण, सबसे पहले मुण होत नैणसी, मुणहोत नैणसी। अब मुणहोत नैणसी जो थे राजस्थान के माने हुए इतिहासकार हैं। इनका जो इतिहास है सबसे प्रमाणिक माना जाता है। राजस्थान के कुछ इतिहासकार हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कवि राजा श्यामल दास है, कर्नल जेम्स टोड है और
मुणौत नैणसी की नैणसीरी ख्यात, नैणसीरी ख्यात। और साथ ही साथ में मारवाड़ रे परग, मारवाड़ रे परगनारी विगत, मतलब यह मारवाड़ के गांव की इतिहास है। तो यह मुणौत नैणसी की 2 पुस्तकें जो है राजस्थान की मानी हुई इतिहास की पुस्तकें हैं और सबसे महत्वपूर्ण भी है, हमारी परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण। अब ये जो मारवाड़ रे परगनारी विगत है, इसका एक अन्य नाम भी है, राजस्थान का गजेटियर, राजस्थान का गजेटियर। तो ये ध्यान रखना है कि राजस्थान का गजेटियर कौन सी पुस्तक है, मारवाड़ रे परगनारी विगत, और इसको किसने लिखा है, मुणौत नैणसी ने। मुणौत नैणसी के साथ और भी कई दरबारी विद्वान थे, जैसे दलपति मिश्र, नरहरि दास, बनारसी दास, यह सभी भी किनके दरबार में उपस्थित थे, जसवंत सिंह प्रथम में। और एक और महत्वपूर्ण बात, जसवंत सिंह स्वयं बहुत बड़े इतिहासकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है, इनकी प्रमुख रचनाएं भाषाभूषण, प्रबोध, चंद्रोदय, तीसरी सिद्धांत सार, सिद्धांत सार, ऐसे ही सिद्धांत बोध भी है। और एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है आनंद विलास, अनुभव प्रकाश भी है। तो दोस्तों यह जो थे जसवंत सिंह प्रथम विद्या अनुरागी शासक थे, जिनके दरबार में मुणौत नैणसी जैसे महान इतिहासकार थे। इसके अलावा दलपत मिश्र, नरहरि दास, बनारसी दास, और इनकी स्वयं की प्रमुख रचनाएं, जिसमें भाषाभूषण जो है, यह भाषा को एक अलग ही स्तर पे ले जाती है। और प्रबोध चंद्रोदय, सिद्धांत सार, सिद्धांत बोध, आनंद विलास, साथ ही साथ अनुभव प्रकाश। तो दोस्तों इनकी हत्या कहाँ होती है, जमरूद। जमरूद कहाँ है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, जमरूद कहाँ पर है, अफगानिस्तान। और इनकी मौत पे सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ होगा, इनकी मौत में सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ होगा, बादशाह औरंगजेब। और वो क्या कहता है, आज आज कुफ्र का गढ़ टूट गया, या आज कुफ्र का और वो क्या कहता है, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, मतलब एक धर्म विरोधी शासक जो था वो खत्म हो गया। अब दोस्तों इनकी मृत्यु के बाद में अगला शासक बनता है अपना अजीत सिंह। अजीत सिंह, लेकिन होता क्या है कि मैंने बताया था जो बादशाह औरंगजेब था, औरंगजेब की मंशा क्या थी, जसवंत सिंह से नफरत करना। और यह बहुत खुश हुआ था इनकी मृत्यु के बाद, क्योंकि यह क्या चाहता था, जोधपुर के राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। कुल मिला के अब इसको मौका मिल गया, जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में इसको मौका मिल गया कि ये जोधपुर का राज्य हड़प सकता था। क्योंकि अजीत सिंह जो थे, यह क्या थे, अल्पायु, यह बच्चे थे, अल्पायु। तो यह इनके परवरिश के बहाने, अजीत सिंह की परवरिश के बहाने इन्हें कहाँ बुला लेते हैं, दिल्ली।
अजीत सिंह की परवरिश के बहाने इनको कहाँ बुला लेते हैं? दिल्ली। और ये कहते हैं कि जब ये बड़े हो जाएंगे तब इनको जोधपुर की गद्दी सौंप दी जाएगी। जबकि इनकी मंशा क्या थी? जबकि औरंगजेब की मंशा क्या थी कि अजीत सिंह को मार के जोधपुर का राज्य हड़प ले। अब दोस्तों यह जो औरंगजेब की नीयत थी, यह वीर दुर्गादास राठौड़ भांप जाते हैं। यह वीर दुर्गादास राठौड़ भांप जाते हैं और वो बड़ी चतुराई से अजीत सिंह को औरंगजेब के चुंगल से निकाल ले आते हैं। और इसमें उनकी मदद कौन करता है? गोरा धाय। और साथ में कौन रहता है उनके? मुकुंद दास खींची। और दोस्तों जब अजीत सिंह को ये बचा के दिल्ली से निकाल लेते हैं तो यह उनको छोड़ते हैं सिरोही राज्य के कालिंदी गांव में। सिरोही राज्य के कालिंदी गांव में, ताकि वो सबकी नज़रों से दूर आराम से बड़े हो सके। और कालिंदी गांव में यह जो जिम्मेदारी है दुर्गादास राठौड़, यह इनके लालन पालन की, इनकी परवरिश की जिम्मेदारी किसको देते हैं? एक ब्राह्मण है जयदेव। तो दोस्तों जसवंत सिंह का पुत्र अजीत सिंह क्या है? अल्पायु, छोटी उम्र का। तो औरंगजेब इसे कहाँ ले जाता है? दिल्ली में उसकी नीयत क्या थी? अजीत सिंह को खत्म करके जोधपुर राज्यों को हड़प ले। लेकिन यह मंशा कौन समझ जाते हैं? वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का उदारक भी कहा जाता है। मारवाड़ का उदारक या मारवाड़ का रक्षक। अब अजीत सिंह को सुरक्षित दिल्ली से निकालते हैं गोरा धाय और मुकुंद दास खींची के साथ में। और अजीत सिंह को कहाँ ले जाते हैं? ये सिरोही राज्य में कालिंदी गांव। और कालिंदी गांव में इनकी क्या होती है? परवरिश होती है। दोस्तों यह जो संघर्ष है, यह अजीत सिंह की सुरक्षा का संघर्ष है, यह 30 वर्षीय मारवाड़ संघर्ष कहलाता है। जो वीर दुर्गादास ने क्या किया? वीर दुर्गादास ने 30 वर्षों तक मारवाड़ के राजगद्दी की सुरक्षा की। और उनके संघर्ष को नाम क्या दिया जाता है? 30 वर्षीय संघर्ष, जिसने मारवाड़ की राजगद्दी की रक्षा की थी। किसके लिए? अजीत सिंह के लिए। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने मेवाड़ के इतिहास में भी पढ़ा था कि पन्ना धाय ने उदय सिंह की रक्षा की, किससे? बनवीर से। तो ऐसे ही वीर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह की रक्षा की थी औरंगजेब से। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। फिर अजीत सिंह के लिए मारवाड़ की राजगद्दी का रास्ता हो जाता है साफ। इसलिए 1708 ईस्वी में एक देबारी समझौता होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मुगलों के सबसे महत्वपूर्ण शासक जो थे वो औरंगजेब तक थे। औरंगजेब के बाद में इनके शासक जो थे वो बहुत कमज़ोर थे। तो उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे वीर राजपूतों को अपने अधीन रख सके। इसलिए राजस्थान के राजपूती शासक, जिसमें अमर सिंह द्वितीय मेवाड़ के, साथ में सवाई जयसिंह आमेर के और अजीत सिंह मारवाड़ के। तो राजपूताना की 3 बड़ी रियासतें मेवाड़, आमेर और मारवाड़ मिलके एक समझौता करते हैं, देबारी समझौता 1708 ईस्वी में, कि यह कर मुगलों से अपने राज्य को स्वतंत्र करेंगे और अपना स्वतंत्र शासन स्थापित करेंगे। दोस्तों देबारी समझौता मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसमें अजीत सिंह थे जो
1707 ईस्वी के बाद में मारवाड़ की राजगद्दी पे बैठते। अब दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कल हम करेंगे बीकानेर के राठौड़ और किशनगढ़ के राठौड़। तब तक दोस्तों ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।